हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश से है। और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, पिछले कई बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मैं 10 शॉर्ट आंसर आपके पास लेके आई हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, जो कि प्रो से रिलेटेड हैं और क्लास 12th के इंग्लिश के बुक से ही हैं। तो जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में कैसे आते हैं और उसमें हम कितने लिखें कि 2 नंबर या 3 नंबर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें पूरे नंबर मिल जाएं। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ मुकेश? मुकेश कौन है? व्हाट इज़ हिज ड्रीम? उसका क्या सपना था? तो मुकेश इज़ इसका बहुत ही ईजी आंसर जो मैं बता रही हूँ आपको। मुकेश इज़ ए चाइल्ड लेबरर इन ए ग्लास फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद। मुकेश जो है फिरोज़ाबाद में एक कांच की फैक्ट्री में बाल मजदूर है। बिलोंगिंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर्स, ही शो टू फैसिनेशन टुवर्ड बैंगल मेकिंग एंड इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ऑन मास्टर। तो इसका अर्थ है हमारा, चूड़ी बनाने वाले के परिवार ताल्लुक़ रखने वाले, चूड़ी बनाने के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। वह खुद को अपना मालिक होने पर जोर देते हैं। तो उनके जो परिवार हैं वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, वो खुद के ही मालिक हैं, इसके कहने का मतलब है। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, तो वह मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। ही डिज़ायर टू गो टू ए गैरेज एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर दिस जॉब, वह एक गैरेज में जाना चाहता है और एक नौकरी के लिए आवश्यक परीक्षण प्राप्त करना चाहता है। तो जो वो मुकेश है वो बहुत ही गरीब प्रकार से बिलोंगिंग करता है और जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है। वो कांच के काम करते हैं और उसका सपना था कि वह मोटर मैकेनिक बने। तो जो मुकेश है उनका सपना यही था और उसकी यही कहानी थी। तो ऐसे ही करके हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप? वॉज ही हैप्पी? साहेब ने कौन सी नौकरी की? क्या वह खुश था? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। साहेब टुक अप द जॉब एट ए टी स्टॉल बट ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट। तो साहेब ने एक चाय की दुकान पर काम संभाला, लेकिन वह इससे खुश नहीं था। He was no longer his own master, वह अब अपना स्वामी नहीं था, वह मतलब खुद पे डिपेंडेंट नहीं था। His face had lost the care free look, तो उसके चेहरे की बेफिक्री खो चुकी थी। Although he earned 800 even he was not satisfied, तो इसके किसका अर्थ है? हालांकि उन्होंने कमाया 800, तब भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने 800 कमाए लेकिन उसमें भी संतुष्ट नहीं था। तो जो साहेब हैं वो अपने काम पे निर्भर नहीं थे और वह जितना पैसा कमाते थे वह उससे संतुष्ट नहीं थे। इस क्वेश्चन का यही अर्थ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाउ डीप वॉज द पूल? वॉट वॉज 3 इनसाइड द वाटर? तो तालाब कितना गहरा था? वहाँ पानी के अंदर क्या था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड ऑल थ्रो, तो इसका अर्थ होगा, उथले सिरे पर वह केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। It was 9 feet at the other end. The drop was quite gradual. It was filled with water. और सभी तो एक दूसरे के छोर पर 9 फीट था। बूंद काफ़ी धीरे धीरे गिर रही थी, उसमें पानी भर गया था। तो जो डीप वाटर है वो उथले सिरों पर
केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो वो 9 फीट अंदर गहरा था, लेकिन उसमें पानी धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके भर चुका था। तो इसका अर्थ यही है, और डीप वाटर कितना गहरा था उसका जवाब हमें यही देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डिड द प्लीडर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेट ट्रैप। तो इसका अर्थ हुआ कि फेरी वाले को दुनिया चूहेदानी होने का विचार कहाँ से आया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। द peddler had been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap। तो इसका अर्थ है, फेरी वाले अपने चूहेदानी के बारे में ही सोच रहा था। जो फेरी वाला था वो अपने चूहेदानी के बारे में ही सोच रहा था। तो ही वॉज, तो अचानक उसे यह ख्याल आया कि पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। तो जो फेरी वाला था वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, और उसे ख्याल आता है अचानक से कि जो पूरी दुनिया है वो चूहेदानी के अलावा, मतलब चूहेदानी जितनी बड़ी है उसके अलावा ये दुनिया कुछ नहीं है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू शीट बेट फॉर पीपल इट ऑफर्ड रिच्ड एंड जॉय। यह केवल लोगों के लिए फंसाने के लिए मौजूद था। तो जो ये दुनिया है वो सिर्फ लोगों को बातों में फंसाती है, उसके कहने का ये अर्थ था। इट ऑफर्ड रिच्ड एंड जॉय, तो यह केवल धन और आनंद का, सीटर्स एंड फूड, आनंद, आश्रय और भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी और कपड़े, इन द सेम मैनर एज द रेट ट्रैप। तो जो धन और आनंद, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े उसी तरह पेश किए जैसे चूहेदानी में ऑफर्ड चीज़ और पॉर्क, जैसे चूहेदानी में पनीर और सुअर की मांस दी जाती हैं। As soon as someone let himself be tempted to touch the bait, जैसे ही किसी ने खुद को चारा छूने के लिए ललचाया, it closed in on him and them everything come to an end, तो वह उस पर बंद हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो जो ये फेरी वाला है वो सोचता है कि ये जो चूहेदानी है वो पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अंदर समाई हुई है। तो इसके कहने का मतलब यही है। और बोला इसने कि धन और आनंद, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े उसी तरह पेश किए जाते हैं जैसे चूहेदानी में पनीर और सुअर की मांस को पेश किया जाता है। तो वह तुलना चूहेदानी और दुनिया को एक दूसरे से करता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वाई डिड ही कम टू लखनऊ। राजकुमार शुक्ला कौन थे, वह लखनऊ क्यों आए। तो आइए उसका उत्तर देखते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पेशेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले के एक गरीब किसान थे। He had come to Lucknow where a Congress session was being held to complain about the justice of the landlord system in Bihar। तो वे बिहार में जमींदार व्यवस्था के अन्याय की शिकायत करने के लिए लखनऊ आए थे, और जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वो बिहार आए थे, वो तो चंपारण में बिहार में रहते थे, लेकिन वो लखनऊ आए थे तो वहाँ कांग्रेस की सीज़न में, मतलब कांग्रेस का माहौल था, लेकिन वहाँ पे वह न्याय दिलाने आए थे जमींदार की व्यवस्था के लिए, शिकायत करने के लिए वह लखनऊ आए थे। हमारा छठवां प्रश्न है,
Why did the Maharaja order the दीवान to double the land tax? तो महाराजा ने दीवान को भूमि को दोगुना करने का आदेश क्यों दिया? तो आइए देखते हैं। महाराजा went out on an expedition to find the 100 tiger. महाराजा 100वें बाघ को खोजने के लिए एक अभियान को निकले। The tiger could not be found. बाघ वहां नहीं मिला। That is why in anger the ordered the दीवान to double and land tax. इसलिए क्रोध में उन्होंने दीवान को भूमि को दोगुना करने का आदेश दिया। तो जो महाराजा हैं वो 100वें भाग को खोजने के लिए अभियान में निकलते हैं, लेकिन उन्हें वहां उनकी खोज की पूर्ति नहीं होती है, तो वह किसको आदेश देते हैं? दीवान को, कि तुम इस भूमि को दोगुना कर दो। तो इसका उत्तर यही था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हु इज द टाइगर किंग? वाई डज ही गेट दैट नेम? टाइगर किंग कौन थे और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? इसका उत्तर देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा टाइगर किंग कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने घोषणा की कि राजकुमार को एक दिन मरना होगा। द 10-day-old प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो 10 दिन के राजकुमार ने ज्योतिषी से उसकी मृत्यु का तरीका बताने को कहा। The wise men were baffled at this miracle. The chief astrologer said that his death would come from a tiger. मुख्य ज्योतिषी ने कहा कि मतलब इस चमत्कार से ज्ञानी चकित थे। जो ये चमत्कार हो रहे थे उससे जो ज्ञानी है यानी ज्योतिषी वो चकित रह गए और उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु यानी राजकुमार की मृत्यु एक बाघ से होगी। द यंग प्रिंस ग्रोल्ड एंड अल्टर्ड टेरिफ्लाइड वर्ड्स लेट टाइगर बीवेयर। युवा राजकुमार बड़ा हुआ और भयानक शब्दों में बोला। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर। उसने बोला कि 100 बाघों को मारने का फैसला लिया। ही थस गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। इस प्रकार उसे टाइगर किंग नाम मिला। तो उसने जो घोषणा की सिर्फ 10 दिन के उम्र में कि वह 100 बाघों को मारेगा, इसलिए उसका नाम मतलब बाघों के राजा यानी टाइगर किंग नाम पड़ गया। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, व्हाट वेयर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने पर लेखक की क्या भावना थी? तो देखते हैं इसका आंसर। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वॉज दैट ऑफ रिलीफ। तो अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक की पहली भावना राहतमय थी। ही felt relieved to have set foot on the Antarctica continent after 100 hours. उन्होंने 100 घंटे से अधिक समय के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप पर पैर रखने से राहत महसूस की। उन्होंने पूरे 100 घंटों के बाद अंटार्कटिका पर
कदम रखा और उन्होंने उस समय 100 घंटे के बाद ही राहत को महसूस किया। Then he explained a sense of amazement on seeing its vastness and imagines what landscape with dazzled his eyes. फिर उन्होंने इसकी विशालता और विशाल सफेद परिदृश्य को देखकर विस्मय का अनुभव किया, जिसे उनकी आंखों का चकाचौंध कर दिया। जो नज़ारे को वो देखे उसे उनकी आंखों में चकाचौंध हो गया। तो लेखक का ये कहना है कि वो अंटार्कटिका में 100 घंटों के बाद ही राहत को महसूस करते हैं और वो उस परिदृश्य को यानी विशालता और विशाल सफ़ेद परिदृश्य को देखकर विस्मय में अनुभव करते हैं कि और उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। हमारा 9वां प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट है। Who was Dr. Sadao? Where was his house? डॉक्टर सदाव कौन था? उसका घर कहाँ रहता था? तो उसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर सदाव हॉकी वॉज ए इमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव हॉकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सदाव्स हाउस वॉज बुल्ट ऑन रॉक्स वेल above a narrow beach that was outlined with bent above pins. डॉक्टर सदाव का घर एक संकीर्ण समुद्री तट के ठीक ऊपर चट्टानों पर बना था, जिसे टेढ़े मेढ़े से रेखांकित किया गया था। जो कि उनका घर था वो बहुत ही संकीर्ण समुद्री तट के ठीक ऊपर चट्टानों से बना था, जो कि टेढ़े मेढ़े रेखांकित किया गया था। इट वॉज ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। यह जापान तट के स्थान पर था। जो कि इनका घर था वो जापान के तट के स्थान पर था। तो डॉक्टर सदाव कहाँ रहते थे? वो कि जापान के तट पर स्थित रहते थे। हमारा आखिरी प्रश्न है 10वां। What was the third level? Where was it situated? तृतीय लेवल क्या था? वह कहाँ पर स्थित था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया सवाल है। तो द थर्ड लेवल वॉज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली बिकॉज इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन reality, but Charlie claimed that it was present. तो तीसरा स्तर चार्ली की कल्पना थी। जो तीसरा स्तर था वो चार्ली की कल्पना थी, क्योंकि वह वास्तविक में मौजूद नहीं थे। जो कि वास्तविक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि वह मौजूद था चार्ली के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली यानी चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वॉज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वह उपस्थित था चार्ली के अनुसार तीसरा स्तर न्यूयॉर्क के ग्रैंड स्टेशन पर था। जो उनका तीसरा स्तर था वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड स्टेशन पर था। न्यूयॉर्क के ग्रैंड स्टेशन पर जो कि था तीसरा लेवल। तो ये जो थर्ड लेवल है यानी तृतीय लेवल, उसके ही बारे में बताना था कि वो कहाँ थे। तो इस प्रकार से हमारा 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि शॉर्ट आंसर 3 नंबर या फिर 2.5 नंबर के पूछते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन को आप ज़रूर पूछ के जाइएगा पढ़ के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।